सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि मेरे नौकर मुझसे ज़्यादा खुश कैसे फिरते हैं जबकि उनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, आप अपने किसी खादिम पर कानून नंबर 99 का इस्तेमाल करके देखिए, फिर आपको ये मालूम हो जाएगा कि आपकी आवाम क्या सोच रखती है। अच्छा, बादशाह ने वजीर से सवाल किया कि अच्छा ये कानून नंबर 99 होता क्या, मुझे बताओ। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, एक डब्बे में 99 दिरहम डालकर और डब्बे पर लिखिए इसमें तुम्हारे लिए 100 दिरहम तोहफा है, उसको कबूल कीजिए और इस रात को किसी खादिम के घर के दरवाजे के सामने इसको रखकर दरवाज़ा खटखटाकर इधर उधर छुप जाएं और तमाशा देखें। अच्छा, बादशाह ने ना तजर्बा करने का फैसला कर लिया और जैसे वजीर ने समझाया था बादशाह ने बिल्कुल वैसे ही किया। बादशाह ने डिब्बा रखने के बाद दरवाज़ा खटखटाया, छुप कर तमाशा देखना शुरू कर दिया। अच्छा, दस्तक होती, दस्तक सुनकर अंदर से खादिम निकला, उसने वो डिब्बा उठाया, घर चला गया। जब खादिम ने दिरहम गिने तो जो डिब्बे में से सिर्फ 99 दिरहम निकले जबकि डिब्बे पर 100 दिरहम लिखा हुआ था। खादिम ने सोचा कि यकीनन एक दिरहम कहीं बाहर गिरा होगा, जिस पर खादिम और उसके सारे घर वाले बाहर निकले और उन्होंने दिरहम की तलाश शुरू कर दी। उनकी सारी रात उसी तलाश में गुजर गई। खादिम का गुस्सा, बेचैनी भी देखने के लायक थी। उसने अपनी बेगम, बच्चों को सख्त सुस्त कहा, पता नहीं क्या क्या कुछ कह दिया क्योंकि वो दिरहम तलाश करने में नाकाम रहे। अच्छा, खादिम की रात बेसब्री में गुजरी। दूसरे दिन वो मुलाजिम महल में काम करने के लिए गया। उसका मूड बहुत ख़राब था, उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी दिखाई दे रही थी। बादशाह खादिम को देखकर समझ चुका था कि 99 का कानून क्या होता है। बादशाह बात समझ गया कि लोग इन 99 नेमतों को भूल जाते हैं जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता की होती हैं और वो सारी ज़िंदगी सिर्फ उस एक नेमत के हसूल में लग जाते हैं जो उन्हें नहीं मिलती, और वो एक नेमत भी अल्लाह की किसी हिकमत की वजह से रुकी होती है, तभी नहीं मिलती। इंसान बेशुमार नेमतों के बावजूद लालच करने से बाज नहीं आता। हमें चाहिए कि हम हासिल हो जाने वाली 99 नेमतों पर अल्लाह ताला का एहसान मानें और उनसे फ़ायदा उठाकर शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। अब तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को भी एक जमात की सूरत में ये नेमत मिली कि वो इस नेमत के ज़रिए पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़कर रुकने कौमी असम्बली बने, जहाँ रहते हुए वो आवाम के लिए आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन इमरान खान और उनके साथियों के बकौल उन्होंने अपने मुफादात की खातिर मुल्क को लूटने वालों से हाथ मिला लिया, अपनी पार्टी से मुँह फेर लिया। अब बज़ाहिर देखा जाए तो मुनहरिफ जो अरकान हैं इन्होंने हासिल होने वाली नेमतों से ज़्यादा उन नेमतों के पीछे भागना शुरू कर दिया जिसके चक्कर में वो ना सिर्फ मुनहरिफ हो गए बल्कि उन पर लोटा क्रेसी का भी इल्ज़ाम लगा और अब उनका सियासी मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने सदारती रेफरेंस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि इज्जत का रास्ता यही है कि मुनहरिफ अरकान मुस्ताफ़ी होकर घर चले जाएँ। तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं अली जफ़र, उन्होंने दलाइल दिए कि 63A को शामिल करने का मकसद हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करना है और 63A की जो खिलाफ वर्जी है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। इसके नतीजे में वोट शुमार नहीं होगा, वोट कास्ट होगा लेकिन ये वोट काउंट नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अली जफ़र से पूछा कि आप कह रहे हैं कि वोट कास्ट नहीं होंगे, यानी वोट शुमार करना, इनहराफ करना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आइन में 63A शामिल करने का मकसद इनहराफ के कैंसर को ख़त्म करना था। अच्छा, अली जफ़र ने जवाब दिया कि पहले सरबराह हिदायत जारी करेगा, फिर मेंबरान के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा, सियासतदानों को कुर्बानियाँ देनी होंगी। अच्छा, ये था समाअत का मुख्तसर अहवाल। अब अदालत ने केस की समाअत ईद के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी है। अब सियासत की अगर बात करें तो इमरान खान ख़तरे के बावजूद अवामी हलकों में जाने को मुलतवी नहीं कर रहे हैं और कल इमरान खान साहब ने मीनार पार्टी जलसे से खिताब किया जहाँ उन्होंने बैरूनी साजिश, मुखालिफिन की करप्शन, अपने हुकूमती मनसूबाबंदी से मुतालिक आवाम को आगाह भी किया। ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने इमरान खान को कह रहे हैं कि जी हम इस मुल्क को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम किसी सूरत इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी हो ये तहरीक अब जोर पकड़ेगी। मैं कोई और चीज़ नहीं, बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इंतखाबात का ऐलान किया जाए। हम जमहूरी जमात हैं, जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन हम कभी सिलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। जिनसे भी गलती हुई है इसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि फौरी इलेक्शन करवाएं। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में खारिजा पॉलिसी के हवाले से बात करते हुए कहा कि बाहर से हुक्म आया, रूस क्यों गए हो? मैं रूस इसलिए गया कि पाकिस्तान में गैस ख़त्म हो गई है।
हमारी हुकूमत ने गैस का मुआहदा करना था। रूस हमें तेल 30% कम कीमत पर दे रहा था। इसका मतलब हम पेट्रोल और डीजल 30% कम पर खरीद सकते थे। इसके अलावा हमें 20 लाख टन गंदम रूस से दरामद करनी थी और वो भी 30% कम कीमत पर दे रहे थे। अच्छा, इमरान खान ने अपने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर चलाते हुए कहा कि कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। हमारी हुकूमत को तब गिराया गया जब हमारी हुकूमत ने ठीक कारकर्दगी दिखाना शुरू की। हमारी मैशत सही तरफ जा रही थी। ग्रोथ रेट 5.6% पर बढ़ रही थी। बरामदात रिकॉर्ड पर थी। पाकिस्तान में कभी बाहर से इतने डॉलर नहीं आए। 31 अरब डॉलर बाहर से भेजे गए। हमने सबसे ज़्यादा 6000 अरब का टैक्स जमा किया। अच्छा, इमरान खान ने धमकियां में इस खत पर बात करते हुए कहा कि सुना है मुरासले के ऊपर यह हुकूमत कमीशन बनाएगी। शहबाज, तुम और तुम्हारी फैमिली से ज़्यादा झूठे लोग दुनिया में नहीं आए। तुमसे ज़्यादा करप्ट नहीं आए। तुमने अदालत में नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए ज़मानत दी थी। तुम्हारा ख्याल है कि हम तुम्हारा कमीशन मानेंगे? हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में खुली समाअत हो ताकि लोगों को पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई। इससे कम पर हम बात नहीं मानेंगे। अब इमरान खान अपनी हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं, अपनी हुकूमत के खिलाफ होने पर खुलकर तबसरा कर रहे थे और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और बिलावल ज़रदारी इमरान खान के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे रहे थे। ये क्लिप होगा नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब का, चलाइएगा। सुना आपने दोनों रहनुमाओं को। बिलावल इन दिनों लंदन के दौरे पर हैं, जहां वो नवाज शरीफ से सियासी सूरत हाल और आइंदा की जो हिकमत अमली उससे मुतालिक नवाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने बिलावल के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई है। भाई, आपने कौन से एटमी धमाके कर दिए थे जो आपके खिलाफ साजिश करने की जरूरत पड़ी? आपने तो वैसे ही पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। इमरान खान कहा करते थे कि वो अगर IMF जाएंगे तो खुदकुशी कर लेंगे। हमने तो उन्हें खुदकुशी करते नहीं देखा। पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है हमने उसको ठीक करना है। इस मौके पर बिलावल ने कहा कि हमने तारीखी कामयाबी हासिल की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी में भी मिलकर तारीख लिखी है। 3-4 साल में हमने मिलकर इस सिलेक्टेड हुकूमत को ख़त्म किया है। एक गैर जमहूरी शख्स पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। हमने इनके खिलाफ कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया। हमने जमहूरी तरीका अपनाकर इस वज़ीर आज़म को हटाया जो गैर जमहूरी तरीके से कुर्सी पर बैठा हुआ था। आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ उतना ही है जितना ज़रूरी भी है जितना मिसाक जमहूरियत के वक्त पर था। अच्छा, सिलेक्टेड राज का खात्मा सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी कौम की जीत, ऐसा कहा उन्होंने। अच्छा, बिलावल ने इमरान खान के बैरूनी साजिश के इल्ज़ाम पर भी जवाब दिया, ये कि जी इमरान खान को हुकूमत से निकालना वाइट हाउस की साजिश नहीं थी, ये बिलावल हाउस की साजिश थी। अच्छा, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है जिसमें अमेरिका में जो तैनात साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने मुबैना धमकी अमेज़ मुरासले पर ब्रीफिंग दी है। एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के मिनट्स भी पेश किए गए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान भी शरीक हुए। इजलास के एलामिया में कहा गया है कि खुफिया इदारों ने मरासले की तहकीकात की। दौरान तहकीकात गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई है। इजलास में कौमी सलामती कमेटी के गुज़िश्ता इजलास के फैसलों का इयादा भी किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी और बताया कि वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने को टेलीग्राम मौसूल हुआ। कमेटी ने उस टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया। असद मजीद ने टेलीग्राम के मुनदरजात जो हैं उन पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। अच्छा, साजिशी खत की कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जब 27 मार्च 2022 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में जलसे के दौरान खत लहराकर दिखाते हुए दावा किया था कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश एक बहुत ही ताकतवर मुल्क की जानिब से की गई है। इस मामले पर दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल अमूर से एहतजाज करते हुए एहतजाजी मुरासला भी जारी किया था और इसी मामले पर 31 मार्च को उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो हुआ था। कौमी सलामती कमेटी ने गैर मुल्की सिफारतकार के इस्तेमाल की गई ज़बान पर तशवीश का इजहार भी किया था। मौक़िफ़ ये अपनाया था कि जी गैर मुल्की मरासला पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छा, आज कौमी सलामती कमेटी ने उसी पिछली मीटिंग के मिनट्स की तौसीक की है। अब शाह महमूद कुरैशी कौमी सलामती कमेटी की आज की मीटिंग के एलामिये पर इजहार ख्याल कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, जरा सुनिएगा। अच्छा, कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं कि जी कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के बाद उनका बयानिया पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है और ये भी कह रहे हैं कि मरासले में लिखा था कि पाकिस्तान के खिलाफ मुदाखलत हुई है। कौमी सलामती ने पिछले इजलास के एलामिये की तौसीक की है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने चीफ जस्टिस को खत भेज दिया है। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछता हूँ कि उन्हें इजलास से हासिल क्या हुआ है। अच्छा, शाह साहब ने तहरीक इंसाफ की तरफ से मुरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने पर जोर देते हुए कहा है कि जुडिशल कमीशन खुली समाअत का एक सामने लाए।
अब जहां कौमी सलामती कमेटी में साथ आया, वहीं पे साजिशी खत और जो दीगर अमूर हैं वो भी इस मीटिंग में जेर बहस आए, जिस पर राना सनाउल्लाह रोशनी डाल रहे हैं। जरा सुनिएगा राना साहब जी। तो सुना आपने राना साहब को, वो कौमी सलामती कमेटी के इजलास का अहवाल सुना रहे थे। साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि इमरान खान का इल्ज़ाम झूठा निकला, इस खत में कोई सदाकत है ही नहीं। अमरीका से सफीर का खत आज पढ़ा और देखा है और इसमें किसी का नाम नहीं है। बैरूनी मुदाखलत होनी चाहिए। सफीर लोगों से मिलता है, उसकी अपनी राय होती है। और मरियम औरंगजेब भी इमरान खान की साजिश के इल्ज़ाम का जवाब दे रही हैं। जरा सुनिएगा मरियम को जी। तो सुना आपने मरियम साहिबा को, क्या कह रही हैं कि जी अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने पर बैरूनी साजिश का राग अलापा जा रहा है। अब जो इलेक्शन होगा उसमें RTS बैठने की गलती नहीं होगी। इमरान साहब आप झूठ बोलने पर और कश्मीर फरोशी पर आवाम से माफ़ी मांगें। आपने 2 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे किया। चीनी की किल्लत के बाद इमरान खान ने चीनी दरामद की। तोशा खाना बैतुल माल है जिस पर आपने डाका डाला। आप कहते हैं कि तोशा खाना से कुछ नहीं खाया। आपने बतौर वजीर आजम जो तोहफे वसूल किए उन्हें दुकानों पर फरोख्त किया। आपकी वजीर आजम की कुर्सी थी या कोई दुकान थी? और तो और फॉरेन फंडिंग के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की। अब दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब वो भी कुछ फरमा रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए जी। तो सुन रहे थे आप एहसन इकबाल को, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने मुल्क को कर्जों में डबो दिया, करप्शन की दलदल में फंसा दिया। अब सियासी रहनुमाओं के बयानात को देखकर लगता ये है कि अदम एतमाद के बाद सियासत में जो एक हलचल मची थी वो हुकूमत की तब्दीली के बाद कम नहीं हुई है, बल्कि मजीद बढ़ गई है। शायद सवाल उठ रहे हैं कि जो पार्टियां महंगाई मुकाओ मार्च का नारा लगाकर इक़्तिदार में आई थीं वो महंगाई पर कैसे काबू पाएंगी, क्योंकि मुआशी और जो सियासी हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम लगाकर इमरान खान मुसलसल फौरी इंतखाबात के नारे मार रहे हैं। अब सवाल एक पैदा, हुकूमत तोशा खाना और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर करोड़ों का खर्चा जैसे मामलात उठाकर मुद्दत पूरी कर पाएगी, या फिर रिवायती इल्ज़ाम तराशी का ये जो हुनर है ये काम नहीं दिखाएगा? अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी सलामती कमेटी ने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने से मौसूल होने वाले टेलीग्राम पर तबादला ख्याल किया है। कौमी सलामती कमेटी ने मुआसलात के मवाद की जांच करने के बाद कौमी सलामती कमेटी की गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की है और कौमी सलामती कमेटी सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा मतला किया है कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, कौमी सलामती कमेटी ने एक बार फिर कहा है कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और इस बार मजीद ये कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात की मगर कोई बैरूनी जो साजिश है उसके सबूत नहीं है। तो आपका तजिया क्या है दोनों मीटिंग्स के एलामिया देखने के बाद? देखें, दोनों का बयानिया एक ही है, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो पहले थे वही बयानिया दोबारा दी है कि इंटरफेरेंस है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, या उसमें जो है वो थ्रेट किया गया और उसके बाद डिमार्चे भी लिखा गया है। यही बात उन्होंने की, पहले भी की थी, अब भी की है। तो मेरे ख्याल में इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं था। बात यह है कि अगर इससे पहले ये शहबाज शरीफ चले जाते पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तो ये हो सकता है कि बयानिया वहाँ तक इतना ना बढ़ता। और लेकिन अब क्योंकि इमरान खान इस बयानियों को इतना इंटेलिजेंटली ऊपर लेके चले गए हैं, वो इसको कभी भी कम नहीं होने देंगे। अब सारी उनकी इलेक्शन की कैंपेन जो है, जो नैरेटिव है वो एक ही है इसी के ऊपर कि बैरूनी मुदाखलत हुई है या बैरूनी साजिश हुई है, और उन्होंने पॉलिटिशियन को, प्रेजेंट गवर्नमेंट के कुछ अहदेदारों को इस पर शामिल किया है। मिली भगत से सारा कुछ चेंज किया गया है। अदरवाइज मेरे ख्याल में अब ये तो बात क्लियर है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने भी अपनी एक इंक्वायरी की होगी, उन्होंने भी कहा जी साजिश नहीं थी और मुदाखलत थी। इंटरफेरेंस जनरली होती है, बट क्योंकि इमरान खान का नाम लेते रहे, आई थिंक जिसकी वजह से ये पार्टी ने इसको बिल्डअप किया है। और अब आज शाहमूद कुरैशी भी कह रहे थे कि जो हमारा स्टांस था तकरीबन वही रहा है जो पहले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने दिया। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ का इस बात पर जोर है कि जी बैरूनी मुदाखलत में धमकी थी, धमकी, और इस धमकी की वजह से हमारे सियासतदानी साजिश में शामिल हुए हैं। तो क्या उनका बयानिया इदारों के दरमियान तसादुम का बाइस तो नहीं बनेगा? होना नहीं चाहिए, लेकिन इमरान खान को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपने अगर पार्टी का आपने नया नैरेटिव बना लिया है उसको लेके चलें, लेकिन लकीली कल उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि अपने अदारों के बारे में कोई बात नहीं किया है। इन्होंने ही रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू
बल्कि आई थिंक अमेरिकन के बारे में उसने कल कोई बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने ज़्यादा जो बात की है वो अपोजिशन के बारे में बात की, जो अभी हुकूमत में आ गई है कि जी उनका था, वो उनकी मर्जी पे चले हैं, कठपुतली बन गए हैं, ये बातें, इस तरह की बातें करते रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि अवाम ने उनके इस नैरेटिव को बाय किया, और जिस तादाद में कल गए हुए थे, ये एक ज़रूर सोचना चाहिए कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इसके बारे में क्या करना चाहिए, कि अब अगली कॉल जलसा बड़ा था, बिल्कुल जलसा बहुत बड़ा था। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ईद के बाद आप तैयार हैं, अगर मैं कॉल दूंगा तो आप सब ने उसको लब्बैक कहना ना। ये एक बात है जिसको सोचना चाहिए कि अगर इतनी आवाम ज़्यादा तादाद में इस्लामाबाद की तरफ चलती है, इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसका मुल्क के लिए क्या नुकसान हो सकता है, क्या मुल्क में इंस्टेबिलिटी हम अफोर्ड कर सकते हैं। पहले से डिसफंक्शनल तकरीबन, और ये इमरान खान साहब, आपको याद होगा ब्रिगेडियर साहब, इन्होंने तारीखी जो 126 दिन का धरना दिया था, आपको याद होगा 2014 में, तो इनको तो एक्सपीरियंस है, तो 126 दिन भी धरना दे सकते थे। तो अब तो मजीद वो कहते हैं ना, हुकूमत से चला गया तो तगड़ा हो जाऊंगा, तो अब तो मजीद वो तगड़े हो गए हैं बकौल उनके। तो अब तो मतलब इन हुकूमत को तैयार रहना चाहिए, जो अभी हमारी हुकूमत है इस टाइम पर। हुकूमत देखिए इस वक्त ये है कि ये वो हुकूमत स्टेबल थी, पुरानी PMLN थी, ये अभी नई हुकूमत आई है, 8-9 पार्टियों का एक ये ग्रुप बना हुआ है, अलायंस बनी हुई है, हर एक पार्टी ब्लैकमेलिंग में लगी हुई है। शहबाज शरीफ के लिए डिफिकल्ट टाइम हुआ है कि किसको वजारत दें, किसको वजारत ना दें। अभी बिलावल भुट्टो आएंगे तो और भी बिलावल भुट्टो आएंगे, अब वहाँ से क्या लेकर आते हैं, पंजाब के गवर्नर के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में, चेयरमैन सेनेट की बात है, फिर ये काफ़ी चीज़ें रहती हैं। उन्होंने 10 सीटें भी MNA की मांगी हैं, प्लस 20 सीटें MPA की मांगी हैं। क्या डिमांड पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती, इट्स अ बिग चैलेंज। अलॉन्ग विद दिस इकोनॉमिक क्राइसिस पहले हैं, IMF वर्ल्ड बैंक के लिए मुफ्त इसमें पहले गए हुए हैं, तो ये चीज़ें बहुत मुल्क के लिए खतरनाक हैं। इसके लिए इस वक्त हुकूमत को बैठ के कोलैबल बनाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट को, नई अपोजिशन को ज़रूर इनवाइट करना चाहिए, आए बैठ के मुज़ाकरात करें, व्हाट इज द इशू, असेंबली में ठीक है वैसे बात। अच्छा बेट साहब, एक और बात, आपने एक और बात पे गौर किया होगा, जी आपने एक और बात पे गौर किया होगा कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी इमरान खान साहब से ज़्यादा इस मुल्क को फ़ौज की ज़रूरत है और पूरी कौम फ़ौज के पीछे है। बल्कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं, मतलब उनको भी रोका जा रहा है कि आप फ़ौज पे तनकीद ना करें, फ़ौज का जो रिगार्ड है उस हवाले से बात की जा रही है कि हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। और कल भी उन्होंने फ़ौज के हवाले से कहा कि फ़ौज की ज़रूरत है। क्या दीगर जो सियासी जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि इस साजिश या मुदाखलत की वजह से किसी तरह से इख्तिलाफात पैदा हों या किए जाएं? सबसे बड़ा इस वक्त जो डेंजरस है ना वो यही है कि एनिमी का नैरेटिव भी यही है कि जो पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और अवाम में एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस है, दे लव पाकिस्तान आर्मी, और एक यू फाइट एज द नेशन, और 5th जनरेशन वॉर में यही नैरेटिव एनिमी का है कि किसी तरीके से फौज और अवाम को दूर कर दो, फौज को कमज़ोर करो, और फिर अपने मर्जी के जो भी पाकिस्तान की जोग्राफी हाथों की चेंजेस करते हैं वो करने की कोशिश करें। इसके लिए हुकूमत का बहुत बड़ा इस वक्त क़याम है कि इमरान खान तो अपनी एक नैरेटिव लेके चल पड़े हैं। हुकूमत को ये ऑफर करे, अपोजिशन को आए बैठे बात करें, क्या चाहते हैं आप, जनरल इलेक्शन है, ओके दे शुड, ठीक है जी हम 2-3 महीने के बाद इलेक्शन करा देंगे। ये उनसे कोई ना कोई ऐसी बात कर लें जिससे उनका ये बयानिया ख़त्म हो जाए, वो अपोजिशन का किरदार अदा करें, ये अपना हुकूमत का किरदार अदा करें, और पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई भलाई कर सकें, और जो अगला बजट अगले महीने आने वाला है उसके लिए सीरियस काम कर सके। इधर इमरान खान का प्रेशर, उधर इकोनॉमिक क्राइसिस, बजट इज कमिंग, हुकूमत अनस्टेबल, ब्लैकमेलिंग पार्टियों की, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर द प्रेजेंट कमिंग, जिसने भी गवर्नमेंट में आई है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये देखें, ये तो आप देखें जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, PTI की हुकूमत आई थी 2018 के इंतखाबात में, तो ये पहले दिन से कह रहे थे, जो अब मुत्तहिदा अपोजिशन है, जब हुकूमत बनी बैठी है, ये तो पहले दिन से इमरान खान साहब की हुकूमत को नहीं मानते थे। पहले दिन उन्होंने कहा हम इस हुकूमत को नहीं मानेंगे, सिलेक्टेड के ठप्पे लगाए इन्होंने कि सिलेक्टेड हुकूमत सिलेक्ट की गई, इलेक्ट नहीं हुई है, और ये पहले दिन से कहते थे कि मतलब किसी तरह से इनको घर भेज दिया जाए, अपोजिशन बेंचों पर बिठा दिया जाए।
हुकूमती बेंचों से उठा के अब ये कहते हैं कि जी जो साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ख़त की बात, और ये जो अदम एतमाद, और ये कहते हैं कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये इनको इम्पोर्टेड का ताना दे रहे हैं। मतलब पहले उन्होंने सिलेक्टेड सुना, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। पार्लियामेंट के जितने भी इजलास हैं आपके सामने हैं, क्या होता था, वक्त ज़ाया होता था, लोगों के जो टैक्स के पैसे हैं वो ज़ाया होते थे, लोगों के पैसों पर इजलास होता था, क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था उसका रिजल्ट। और अब ये इम्पोर्टेड उनको कहते रहेंगे। तो इस तरह अगर ये चलता रहेगा तो फिर मेरे ख्याल से हल ये कि इलेक्शन हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम जरा और लूंगी सवाल में कि वो इलेक्शन भी जब हो जाएंगे तो फिर अल्लाह करे कि जो हारने वाला है वो मान जाए कि भाई वो हार गया, फिर वो आराम से बैठ के ऑपोजिशन करे। लेकिन हारने वाला फिर शोर मचा देगा, धांधली होगी, तारीखी धांधली हो गई। कहाँ जाता देख रहे हैं, किस वक्त में जाता देख रहे हैं आप मुल्क को? देखें, इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक कानून पास किया था कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रख लें और सिर्फ पाकिस्तान को भी उसमें ई वोटिंग से ले आए, ताकि ये मसला खत्म हो जाए। क्योंकि जी ये इसने टप्पे लगा दिए, जाली वोट थे, मरे हुए का वोट डल गया, समझे की बात। सो जब आपको सिस्टम यही शूट करता है, करप्ट सिस्टम शूट करता है, तो इसलिए ये कभी भी। लेकिन ब्रिगेड साहब ईवीएम पे तो सख्त इतराज़ात हैं, मतलब उसमें भी सबकी राय बटी हुई है, इसीलिए तो ये हुकूमत आई है। वो तो फिर अब हल नहीं है, आप वो देख रहे हैं उसको, तो हल तो आप हल में शामिल है ना करें। वो जो इस्लाहात करनी है उसमें सबसे पहले टॉप पे तो प्रायोरिटी पे ईवीएम है, वही है। तो अब प्रॉब्लम यही है ना कि इस वक्त अगर आप देखें तो फिर क्या हल है। अच्छा, फौज को मैं इस बार तो ऑनेस्टली आई रिकमेंड कि फौज को तो इलेक्शन में आना नहीं चाहिए, बिल्कुल। आर्मी शुड रिफ्यूज टू कम इन जनरल इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए। लेट देम डिसाइड, लेट देम फाइट इट आउट। रेंजर्स बुलाएं, पुलिस बुलाएं, अपनी पूरे इलेक्शन कमीशन चलाए, और इसको फौज को क्योंकि फिर भाई कहेंगे इलेक्टेड ने करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, ये सोचने की बात है। ठीक है ब्रिगेड साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल कराची भी शुएब बरनी हमारे साथ मौजूद होंगे। हम इशू पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के इलाके अल-फलाह से लापता होने वाली लड़की दुआ ज़हरा का सुराग नहीं लगाया जा सका, जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने दुआ ज़हरा से मंसूब वीडियो की गलती भी तस्लीम कर ली है, जिसके बाद अल-फलाह थाने के SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लापता होने वाली बच्ची के वालिद मेहदी अली काज़मी। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब ज्वाइन करने के लिए, और शुएब बरनी डेप्यूटी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ कराची, आपका भी बहुत शुक्रिया शुएब वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं काज़मी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम की जानिब से ये दुआ है कि अल्लाह आपकी बेटी दुआ ज़हरा को खैर व आफियत से घर ले आए, आमीन। ये बताएं कि ये किस दिन का वाक़या है और आप लोगों को पता कैसे चला था उसकी गुमशुदगी का? ये वाक़या 16 तारीख को दोपहर 12:30 बजे का। पता तकरीबन हमें आधे घंटे बाद चला कि बच्ची घर में नहीं है, और जब हमने उसकी सर्च शुरू की तो मेरे घर के बिल्कुल सामने बच्ची की नानी का घर है, तो वहाँ भी देखा, उधर भी बच्ची नहीं मिली। फिर गली में इधर उधर घूम के देखा, बच्ची का सुराग नहीं मिला। तो तकरीबन घर का सारी चीज़ें जगह, छत वत हर जगह जब देखी, और जब ये शोर हो गया कि कोई इशू हुआ है, तो उसके बाद मैं थाना अल-फलाह में जो लगता है मैं वहाँ पे गया। 3:30 बजे के करीब थाना अल-फलाह में मैंने जाके FIR के लिए रिक्वेस्ट की। वो 5 साढ़े 5 उन्हें बज गई FIR दर्ज होने में। अच्छा, ये बताइएगा काज़मी साहब के पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा था? पुलिस का आप क्या कहना है, इतने दिन गुजर गए कि कहाँ तक उनकी तफ्तीश पहुँची है, और आप लोग पुलिस की जो कोशिशें हैं अब तक की जितनी भी तफ्तीश है उससे मुतमईन हैं? जी, पुलिस का रवैया तो ख़राब नहीं था, पुलिस का रवैया ठीक था, लेकिन पहले 2 दिन पुलिस बहुत स्लो थी। वो इस तरह से कि मैंने ये इंसिडेंट हुआ 16 तारीख को दोपहर 12:30 बजे, लेकिन रात को 2:30 बजे पुलिस की फ़र्स्ट मोबाइल आई, क्योंकि वो PTI वाला जलसा भी था, तो वो बकौल उनके वो पुलिस अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने आके कुछ चेकिंग की और उसके बाद वो चले गए। सेकंड डे भी ऐसे ही हुआ, दिन में ये केस मूव हो गया CIA थाने में। वहाँ से एक टीम आई और वो मेरा बयान लेके वो चली गई। उसके बाद रात में फिर वो आए, 1 बजे के करीब उन्होंने गली के अंदर चेकिंग करना शुरू की, और उसके बाद वो फिर चले गए। यानी पहले 2-3 दिन तो उन्होंने इसी में ज़ाया कर दिए। दूसरे दिन रात से रेंजर्स की इंटेलिजेंस इसमें आ गई थी, उन्होंने इसमें जो थी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी।
3 दिन जब गुजर गए और मुझे कुछ ख़ास इसमें नज़र नहीं आया कि मेरी इसके ऊपर कोई यानी पुलिस की कारकर्दगी को मैंने जब देखा कि काफ़ी स्लो चल रही है तो मैं जेडीसी ज़फ़र भाई के पास चला गया। ज़फ़र भाई की मेहरबानी कि उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाई, उसे वो वीडियो वायरल हुई, पूरे पाकिस्तान में स्प्रेड हुई। उसके बाद जो है वो चूँकि प्रेशर, अवामी प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया। उसके बाद पुलिस के ऊपर चूँकि प्रेशर आया तो मेरा केस एसएसपी ज़ुबैर साहब के अंडर चला गया। अभी मैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, वो बहुत मेहनत से वो इसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड रेंजर्स के और बाकी जो एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं और फुल फ्लेज इसमें जा रही है जी। अच्छा, इससे पहले मैं शोएब आपकी तरफ आऊँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगी काज़मी से, फिर मैं शोएब बनी आपकी तरफ आ रही हूँ। काज़मी साहब, आपने कहा था कि गली के लोग भी मुलव्विस हो सकते हैं, तो आपको गली के लोगों पे, अपने महल्ले के लोगों पर क्यों शक हुआ? देखिए पॉसिबिलिटी, मैंने बात की थी, मैंने कंफर्मेशन तो बोली नहीं। पॉसिबिलिटी इस तरह से कि गली के इन आउट पर जो एग्ज़िट वेज पे कैमरास लगे हुए थे उसमें बच्ची कहीं जाती हुई दिखी नहीं। अगर उसे कोई लेकर भी गया है तो बच्ची जो है वो उसका कोई तो पता चलता कि कोई उसे उठा के ले गया या कोई उसे कहीं वो गई है। तो जब ऐसा नहीं था तो इट मीन्स के गली के अंदर ही की ये कार्रवाई बज़ाहिर लग रही है, जो बज़ाहिर की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे जो शक था वो 2-4 घरों के ऊपर था। रेंजर्स की इंटेलिजेंस ने उनको उठाकर कार्रवाई भी की और वो उसके ऊपर वो अभी मज़ीद रिसर्च कर रहे हैं जी। सही, ठीक है जी। अच्छा शोएब, आपने काज़मी साहब को भी सुना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो क्या हैं, क्यों इतनी देर लग रही है बच्ची को ढूंढने में, पुलिस हुकाम का क्या कहना है इस हवाले से? जी फिजा साहिबा, देखिए ये जो बच्ची है ये 16 तारीख से लापता है और इसके लिए इस वक्त तमाम कराची के जो वफाकी और सूबाई इंटेलिजेंस इदारे हैं, पुलिस है, रेंजर्स है और आज इस केस में साइबर क्राइम टीम भी शामिल हो गया है। आज इस बच्ची के घर पे जो है FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम गई थी, जिनमें 2 खवातीन इन्वेस्टिगेशन अफसर और 1 साइकोलॉजिस्ट भी थी और उसके साथ साथ उन्होंने जो है सैमसंग का जो हेडक्वार्टर उसको भी लेटर लिख दिया, उनसे एक डाटा मांगा है क्योंकि इस बच्ची के पास एक 7 इंच का जो मोबाइल वो मौजूद था जिस वक्त ये लापता हुई है, तो उसका डाटा रिकवर करने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग ने एक लेटर लिखा है। इसके अलावा जो इनका जो मैकेनिज्म है जो डाटा रिकवर करने का, उस पर भी FIA की जानिब से काम शुरू कर दिया गया है। वाज़े रहे कि एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन खुद इनके घर गए थे। मैं भी इस बच्ची के वालिद से मुलाकात करके आ चुका हूँ, इनके घर जा चुका हूँ। जिस जगह ये बच्ची कचरा फेंक के, इस बच्ची का घर 1st फ्लोर पे है और ये ग्राउंड फ्लोर पर उतरने के बाद अपने गेट के बाहर जहां इनके वालिद ने बताया कि इसने कचरा फेंका है, 3 थैलियां कचरे की इसके पास थी, 2 इसने फेंकी और 1 थैली नहीं फेंकी, वो घर में ही मौजूद थी। लेकिन वो गली इतनी पतली है कि उस गली में कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं आ सकती, मोटरसाइकिल जरूर आ सकती है। उस गली में लगे हुए 16 तारीख के जो कैमरे, जो अतराफ में लगी हुई CCTV है, वो हैरानकुन तौर पे अभी तक किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को नहीं मिल सकी। SHO अल्फला जिनको हटाया गया है उनके ओहदे से, उन्होंने एक और लड़की थी सोबिया नाम की, उसकी एक वीडियो वायरल करवा दी और जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन इनिशियल रिपोर्ट होती है वो भी गलत मुरतब कर दी। एक और खातून लड़की थी वो, जिसको जाते हुए उन्होंने दिखाया और उसको दुआ डिक्लेयर कर दिया और पूरे केस की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो कि इलाका पुलिस से ऑलरेडी FIR के इंदराज के बाद जब कराची में कोई अगर इस तरह का कोई अगवा बराए तावान या अगवा का केस होता है तो वो उसका मुकदमा इंदराज किसी भी थाने में हो, कराची के 100 से ज़ायद थानों में, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल को डायरेक्टली शिफ्ट हो जाती है। तो एंटी वायलेंट क्राइम सेल इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, लेकिन जो इलाका थाना था उसके SHO की गफलत देखने में आई, जिसके बाद ये जो बच्ची के वालिद हैं इनका और IG सिंध का राब्ता भी हुआ और एडिशनल IG कराची इनके घर भी पहुंचे। हम भी उस वक्त वहां पहुंचे थे जब बच्ची के वालिद से पुलिस के अफसरान मुलाकात के लिए पहुंचे। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है, लेकिन अब 7वां रोज तकरीबन खत्म होने को आ रहा है। ये बच्ची 16 तारीख को दोपहर 12:30 बजे से लापता है। अभी तक पुलिस या कानून नाफिज करने वालों को कोई हौसला अफजा सुराग नहीं मिला है। वो ये बात जरूर क्लेम करते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे कि गुज़िश्ता रोज जो है सांगड़ में रेड किया गया था दुआ की मौजूदगी पर
लेकिन वहाँ पे एक और लड़की बाजियाब हुई, जिसके बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारे बताते हैं कि वो लड़की कराची से ले जाई गई थी, लेकिन वो दुआ नहीं थी और वो कराची के किसी और इलाके की रिहायशी लड़की थी। उम्र उसकी भी 14 से 15 साल थी, उसको भी बाजियाब किया गया है। लेकिन जो अभी तक दुआ की बाजियाबी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे, जिनमें पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसके साथ साथ अब FIA भी शामिल हो गई है, अभी तक कोई बच्ची का सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। बच्ची के वालिद को अभी तक किसी किस्म की कोई रैंसम कॉल भी नहीं आई है। 3 से 4 रोज कबल 2 मैसेजेस इंटरनेट के थ्रू आए थे, जिसमें कुछ इलाके के लड़के थे जिन्होंने शरारत करी थी और मौके से फायदा उठा के इनसे कोई पैसे वगैरह मांगे थे। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन इदारों ने उस पर काम किया तो वो लड़के गैर संजीदा निकले और उन्होंने इस लड़की को अगवा वगैरह नहीं किया था। अच्छा, ये कितना ये आप अहम एक इशू बता रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे ये, मैं इस पे शोएब बड़ा अफसोस हो रहा है कि मतलब वो माँ बाप कितनी तकलीफ में होंगे जिनकी बच्ची लापता हो गई है, उसको ढूंढ रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, पुलिस थानों के चक्कर लगा रहे हैं, और ऐसे में इलाके के कुछ बच्चे शरारतन मतलब उनसे पैसे लेने के लिए सिचुएशन को कैश करवा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। ये हमारा मुआशरा इतना बेहिस कब से हो गया? तो मीडिया में जंगल की आग की तरह फैली हुई है। इनके वालिद, इनकी वालदा रोजाना ही किसी ना किसी टीवी चैनल पर आ रहे हैं, अपनी बेटी की सलामती की दुआएं कर रही हैं। इनकी वालदा ने कल भी एक बात कही कि मैं नहीं चाहती कि मैं भी ज़ैनब की माँ की तरह माँ बनूं, मुझे अपनी बेटी जिंदा सलामत चाहिए और मैं उसकी जिंदगी के लिए दुआगो हूँ। इनके वालिद साहब से मेरी बात हुई, ये दुआ की मजीद 2 छोटी बहनें भी हैं और मेरी उनसे भी बात हुई। लेकिन इस केस में पुलिस जो है, अभी तक पुलिस का किरदार भी कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है, जो कि इलाका पुलिस है। ठीक है काज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म से? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना मेरा किसी से लेन देन है। लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोग आप कुछ चैनल्स बड़ी फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगा, उनमें आप भी शामिल हैं, बड़ी अच्छी फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ चैनल्स ने कुछ नेगेटिव भी इम्पैक्ट डाला। मेरी बच्ची की एक वीडियो थी, यानी वो किसी और लड़की की वीडियो थी, उसे मेरी बच्ची पोर्ट्रेट करके चलाते रहे। इसी तरह कुछ ऐसे पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस वो मुझसे करते रहे आज जो आगे आए थे। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म हो, डेफिनेटली आप लोगों का काम ये है कि मेरी हेल्प करें और इस केस को सॉल्व करने में मदद करें। लेकिन ऐसे पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस करते हैं कि उसे यकीन करें मैं ऑलरेडी बहुत तकलीफ़ में हूँ और उससे मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट मत समझो हमने भुला दिया, मोइन अख्तर साहब की याद में। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।